ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर तक कर लिया था। अब अपने को करना है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप की तो कैसे कैसे इनको नाम कर रखे हैं वो देखो। जैसे फर्स्ट है एल्कली मेटल को बोला गया, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? वैलेंस शेल में एक। हालांकि देखो भाई यहाँ एल्कली मेटल में ना ये हाइड्रोजन भी आता है, तो हाइड्रोजन का स्टोर हो गया 1s1, लिथियम हीलियम 2s1, सोडियम नियॉन 3s1, पोटेशियम आर्गन 4s1, ऐसे और है रूबीडियम और सीजियम भी। नेक्स्ट है सेकंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो वही हम इस जगह पर कहेंगे कि जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 है। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके? दो। एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम बात करें वैसे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम कैल्शियम से कंपेयर करते हैं तो बेरिलियम को हम लोग है ना एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं मानते, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर जो बेरिलियम का अगर हम नोटिस करें कि हम लोग यहाँ पर बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं मानते, क्योंकि बेरिलियम का जो कंपाउंड बनते हैं या तो ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों जो है वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक जो है वो एक्चुअली में क्या करते हैं? रिएक्ट एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक जो होते हैं ना रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। अगर ऐसी बात है तब तो कोई गलत तो है नहीं, लेकिन गलत ये है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। अब ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बेसिक है हमारे, तो ये एम्फोटेरिक नहीं हो सकते। इसीलिए बेरिलियम जो है वो मेटलॉइड की कैटेगरी में डाल दिया अपन ने। तो कंपैरिजन दूसरे ग्रुप से करूं तब तो बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल ही है, लेकिन अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल के मेंबर से ही कंपैरिजन होगा तो फिर बेरिलियम को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आता है अपनी बोरॉन फैमिली, जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड ए ग्रुप। जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1। वैलेंस शेल जो है वो NH प्लस NP दोनों को जोड़ के निकालना होगा। जैसे बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का हो गया आपका नियॉन 3s2 3p1, गैलियम का हो गया आर्गन 310 4s2 4p1। एंड सेम ऐसे ही कार्बन फैमिली हो गई 4A ग्रुप, 14 ग्रुप बोल सकते हो। NH2NP2 है। शेल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो NH और NP को जोड़ के देख लो, ऊपर देख लो 4 आ रहा है। ऐसे कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अगर हम देखें फिफ्थ तो नाइट्रोजन को हम बोलते हैं निकोजन, क्योंकि ये क्या होते हैं कि भाई यूरिया फॉर्मेशन, फर्टिलाइजर्स फॉर्मेशन या फिर सफोकेटिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, है ना। यूज इन फर्टिलाइजर्स एज यूरिया, ठीक है ना। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो गया? NH2NP3। नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितने हो गए? 5। कॉन्फ़िगरेशन ये रहे आपके। ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं चाल्कोजन, क्योंकि ये और फॉर्म करते हैं सबसे ज़्यादा। कॉन्फ़िगरेशन हुआ NH2NP4। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6। ये इसका आपका ग्रुप मेंबर के कॉन्फ़िगरेशन। 17 ग्रुप होता है आपका फ्लोरीन फैमिली है, हेलोजन बोलते हैं क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो ये इनके कॉन्फ़िगरेशन और इनका ब्यूरा जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। लास्ट देखते हैं
18 जीरो ग्रुप इनर्ट गैस नोबल गैस, लेस रिएक्टिव है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6, हीलियम को छोड़ के ध्यान रखना, क्योंकि हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो एक्चुअली में अपने को मिलता है 1s2। ठीक है, तो एस ब्लॉक हो गया ये। तो वही आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि भाई जो आपका नॉमेनक्लेचर होते हैं 100 पार, उनकी नेमिंग कैसे करनी है। जैसे भाई जीरो के लिए निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको एंड में सफिक्स में एकदम लास्ट में जाके करना है IUM। ये एटॉमिक नंबर है, IPC नेम है, ये सिंबल है। ये वाला नेम तो आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, ये वाले तो प्योरली याद करने के हैं। जैसे ये वाले ज़रूर हम सिखा देते हैं, देखो भाई। तो भाई देखो 1 के लिए क्या बोला गया था वो देख लो, कैसे बताना है। 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, फिर 1 के लिए अन, फिर आखिरी में जोड़ देना है IUM। ये आंसर आ गया। अब पहला पहला लेटर ले लो, देखो 1 2 और 3, ये इसका सिंबल बन गया। ठीक है, ऐसे ही देखो अन, निल, YUM, अन, निल, ट्राई, UM। ऐसे देख लो भाई, अनिल कॉर्डियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल एनियम, और ये हो जाएगा अनिलियम। अब यहाँ पर जो मैंने नाम दिए ना वो ध्यान रखना भाई। 101 नंबर पर जो आपको मिलता है, ये मेन तो देखो ये है, ये जो अपने को ये लिस्ट मिली ना ये वाली, ये मेन है। क्वेश्चन तो यहीं से ही आएगा, इसका बस आइडिया होना चाहिए IPC नेमिंग का। तो 101 पे कौन है, मेंडेलिनियम। 102 पे कौन है, नोबेलियम। 103 पे कौन है, लॉरेंशियम। 104 पे कौन है, रदरफोर्डियम। 105 पे कौन है, डबनियम। 106 पे कौन है, सीबोर्गियम। 107 पे कौन है, बोरियम। 108 पे कौन है, हैसियम। 109 पे कौन है, मेटनेरियम। 110 पे कौन है, डेमेस्ट्रेडियम। अगर हम बात करें कि भाई कैसे इनके आइडेंटिफिकेशन करें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को, तो भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो स्टेप नंबर 1 है वो यही है कि आपको ना ब्लॉक को याद करना होगा। पोजीशन उसकी फिक्स है, थर्ड भी चेंज नहीं होती है। 58 से 71 सिक्स पीरियड होगा, और 90 से 103 सेवन्थ पीरियड होगा। स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो ये स्टेप नंबर 2 है, 104 से लेके 118 में ये आपके आखिरी 2 डिजिट बता देंगे कि वो क्या उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे एग्जांपल अगर 104 है तो लास्ट 2 डिजिट को देख लेंगे तो ये ग्रुप नंबर 4B का पता चल गया हमको 104 पे। किसी भी ग्रुप नंबर को निकालना है तो 18 प्लस गिवन नंबर जो भी आपको माइनस जो अगला नोबल गैस है वो कर दो। लेकिन ये ना अप्लाई नहीं करना, कौन से में, 1 से 12 जो भी हमारा यहाँ पर ग्रुप है 1 to 12 में नहीं लगेगा, 13 से लेके 18 तक के अंदर आएंगे ये। 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस, अगला कोई भी नोबल गैस जो होगा वो रख दो। इफ वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला इज नेगेटिव देन यूज 32 इंस्टेड ऑफ 18 इन फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि आपने जो पुट करा है वैल्यू वो नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब 18 की जगह क्या करना है, 32 लेना है। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो पीरियड नंबर कैसे देखते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होती है फिर हाईएस्ट शेल जो होती है हाईएस्ट नंबर वही आपका क्या होता है, पीरियड नंबर होगा। ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो भाई देखो अगर P में जा रहा है तो P ब्लॉक, S में जा रहा है तो S ब्लॉक, D में जा रहा है तो D ब्लॉक, F में जा रहा है तो F ब्लॉक। यही इसका मेन मुद्दा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। देखो भाई सेकेंड पीरियड एलिमेंट जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं किससे, थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन से। ठीक है ना, ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इनका आयनिक पोटेंशियल वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। आयनिक पोटेंशियल वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, चार्ज ऑन कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ कैटाइन।
MTR का मतलब है, तो मुझे तुम रट लो, ये सीधे सीधे याद करना है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पीरियड एलिमेंट, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, ये जो है एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट। ओनली थर्ड पीरियड वाले को कहते हैं टिपिकल एलिमेंट, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 92 से स्टार्ट कर लो, उसके ऊपर जो भी आएगा वो सब ट्रांसयूरेनिक होते हैं, ठीक है। ऑल ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट रेडियो एक्टिव आर एंड आर्टिफिशियल, ये रेडियो एक्टिव और आर्टिफिशियल होते हैं। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज टेक्नीशियम। फर्स्ट मैन मेड लैंथोनाइट इज प्रोमिथियम। ऑल एक्टिनाइट आर रेडियो एक्टिव बट ऑल लैंथोनाइट्स आर नॉट आर्टिफिशियल मैग्नेट एक्सेप्ट प्रोमिथियम, मतलब ये नेचुरल है। द ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है? ग्रुप फर्स्ट ए। द ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? हेलोजन। द ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट कौन है? जीरो ग्रुप। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये तब की है जब ये मैंडली मोजले की बात हो रही है। तो गैसेस एलिमेंट कितने हो गए? 11। कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नोबल गैस। फिर आता है लिक्विड एलिमेंट कौन है? 6 है भाई। कौन कौन से हैं? 6 ये सीजियम है, फ्रेंशियम है, गैलियम है, मरकरी है, ब्रोमीन और यूयूबी। फिर कौन आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट है रूम टेम्परेचर, वो 2 है, मरकरी और ब्रोमीन। कितने सॉलिड एलिमेंट है? 95। सेकेंड पीरियड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस एलिमेंट, दे आर, भाई सेकेंड पीरियड में सबसे ज़्यादा है भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आप करिएगा, मुझे बताइएगा इनके आंसर्स क्या क्या हैं, ठीक है। आप मेरे को बता दीजिएगा कि मैंने ये आंसर जो है वो निकाल लिया है। मैं इसलिए रोक रोक के देख कर रहा हूँ कि आप लोग पॉज कर लेना, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर लिखना और बता देना मुझे, ठीक है। यहाँ पे अगला है असर्शन रीजन। ये स्टेटमेंट टाइप, ये हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन देखो। ऑल एलिमेंट इन ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल हैव सेम, यानी कि जो भी होगा वो क्या होगा कि एटॉमिक नंबर सेम होगा। ऑल एलिमेंट ग्रुप, नहीं भाई ग्रुप में एटॉमिक नंबर कैसे सेम होगा, तो चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो सकती है। एटॉमिक वेट, हाँ भाई एटॉमिक वेट भी सेम नहीं रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, ये सही है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन भी बदल गया ना, 1s1 2s1 ये है, लेकिन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे, तो आंसर 4 सही है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड इन 17 ग्रुप, तो भाई थर्ड पीरियड 17 ग्रुप के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा? तो भाई देख लो ये कौन सा हो जाएगा, 17 ग्रुप बोल दिया। थर्ड एलिमेंट में कौन हो सकता है? थर्ड पीरियड में कौन होगा? ओके, तो 17 ग्रुप में थर्ड पीरियड की बात कर लो भाई। तो 17 तो ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 17 ग्रुप में थर्ड पीरियड, तो फ्लोरीन का पीरियड है 2 और ये रहा क्लोरीन थर्ड पीरियड है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। चालकोजन कौन से भाई? 16वें आता है। रिप्रेजेंट एस और पी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। जनरल कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट एंड नॉन मेटल, तो ये आपका हो गया डी ब्लॉक। नंबर ऑफ ग्रुप इन डी ब्लॉक वो कितने होते हैं? 10। ये नए देखो भाई 105 वाला क्वेश्चन पूछ रखा है। अननिल, अब ये 1 के लिए क्या बोला था? अन, 0 के लिए क्या बोला? निल, और इसके लिए हम क्या बोल देंगे? पेंटियम। तो ये कितना हो जाएगा? यूयूपी, सही ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल नॉन मेटल? मेटेलॉइड है, सिलिकॉन क्या होता है? मेटेलॉइड है, उसको बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डू नॉट फॉलो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये क्योंकि ये हायर एलिमेंट हो गया। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 34, ओके। अब ये देखो जी 34 नंबर पे कौन सा होगा? तो देखो सिंपल है, ये जो 30 नंबर है ना, ऐसे कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे। देखो ये तो खुद का ही है, ये 30 नंबर तक है ना, ये डी ब्लॉक तक आया था जिंक, और जिंक के रेडार के बाद ये सारा पी ब्लॉक शुरू हो जाता है।
ये लो भाई, अगर ये पता है कि भाई डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक है तो ये पी ब्लॉक का हिस्सा हो गया। देखो यार, अब बात आती है पीरियोडिसिटी की। इन अ पीरियड द अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, इन अ ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम बट द वैल्यूज ऑफ एन इंक्रीजेस। क्या बोला पता है, एक तरफ ये कह रहा है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या होते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। यहाँ पर भी वो ये बात कह रहा है कि जो नंबर है ना वैलेंस शेल में ऑर्बिट में सेम हो जाते हैं, लेकिन जो एन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर। अब देखो जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ना वो ये क्या है कि नेट फोर्स कितना लग पा रहा है न्यूक्लियस का, उसको कैलकुलेट करना है आपको बस। तो भाई देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सफर फ्रॉम अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स रिपल्शन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो न्यूक्लियस के द्वारा तो अट्रैक्शन सफ़र करता है, और जैसे ही थोड़ा सा पास आता है ना, तो अब क्या होता है कि जो पास आ जाता है ना, तो ये जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे रिपल्शन भी होने लगता है। तब ये नेट फोर्स कितना लगा है वो कैलकुलेट करने को अपन ये कहते हैं। देखो जी, ये एक्चुअली में सिर्फ एक जेड इफेक्टिव को एक्सप्लेनेशन के लिए है। कोई आके बार बार बोलता है कि भाई जेड इफेक्टिव बढ़ गया घट गया, तो उसको समझाने के लिए ये। टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट। यही मैंने बताया था अभी। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। तो भाई यहाँ पर मैंने यही बताया कि नेट फोर्स क्या हो गया, बीच में रिपल्शन भी है अट्रैक्शन भी है, तो उन्हीं को यही एक्सप्लेन कर रहा है। देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन होता है उसी को ही बोला गया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ न्यूक्लियर चार्ज इज जेड देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज जेड इफेक्टिव, ये सिंबल है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर जो आपका शील्डिंग कांस्टेंट है उसे हम सिग्मा से बताते हैं, और जेड इफेक्टिव को कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। स्लेटर्स रूल होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बोलना है 0, है ना। शील्डिंग इफेक्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज 0.30। ठीक है, हीलियम क्या हो गया, जैसे 1s2, तो 1s2 के लिए अगर हम शील्डिंग इफेक्ट निकालते हैं तो ये 0.30 हो गया। जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए 0.3 है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, और यहाँ पे सिग्मा से माइनस कर दो, ये आंसर आ गया। अगर मान लीजिए कि NS और NP के आउटर मोस्ट शेल में निकाल, मतलब NS और NP अगर हो आपके पास, उसमें स्क्रीनिंग कैसे निकालना है कि उनके आउटर मोस्ट में 0.35 मल्टीप्लाई करना है जो आउटर मोस्ट में मौजूद है। उसके बाद करना है आप लोगों को, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो होगा पेनल्टीमेट के लिए, यानी कि नंबर चेंज हो जाए, आपका n का वैल्यू चेंज हो जाए, तो ये पेनल्टीमेट का मतलब इनर मोस्ट जो शेल होती है उसकी बात हो रही है, उसमें SPDF के लिए 0.85 बोलना है। अगर मैं कहूँ कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो n-2 के लिए हो, उन सब के लिए 1 कर देना है। और अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई, देखो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है पहले 1s2 2s1। अब सिंपल है, आउटर मोस्ट शेल जो बड़ी शेल है वो आउटर मोस्ट, जो छोटी है वो इनर मोस्ट, यानी कि n-1, और ये क्या हो गया n। अब n के लिए आपको यूँ लगाना है कि भाई जो सिग्मा है वो कैसे निकाले मैं, तो भाई आप ये मान के चलो कि भाई जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में -1 मल्टीप्लाई बाई, अब क्योंकि यहाँ पे 2s है तो ये हो जाएगा आपका 0.35 प्लस, अब अल्टीमेट जो पेन अल्टीमेट शेल थी ये रहा, SPDF के लिए 0.85, तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85। हाँ जी, आखिरी में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1-1 ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1.70। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव, तो जेड माइनस सिग्मा, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, और ये कितना हो गया, ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप बेरिलियम के लिए निकाल दो, बोरॉन है, ये सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, आप खुद निकाल लो, फिर इसमें से चेक कर लो। कार्बन है, सोडियम का आंसर दे रखा है, निकालो। सिल्वर होमवर्क है, करो।
फॉर सेम शेल न्यूक्लियर फोर्स एज द ऑर्डर एस SPDF, यानी कि पेनिट्रेशन पावर कहते हैं इसको। जो जितनी सब शेल न्यूक्लियस के पास होती है उतना ही उस पर न्यूक्लियर का फोर्स होता है। जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट टाइम फॉर एन एलिमेंट। जेड इफेक्टिव जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा मानेगा। तो ये रहा, कोई ध्यान रखना, वो जेड इफेक्टिव जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, साइज सब पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखो एच नेगेटिव जो है ना उसका कमी, यहाँ पर जो है जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। तो अब ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जेड इफेक्टिव एच नेगेटिव का कम है और एफ नेगेटिव का ज़्यादा है। तो एफ नेगेटिव का जो साइज है ना वो कम हो जाता है जेड एच नेगेटिव से, जबकि जो नंबर ऑफ पीरियड है ना वो एफ नेगेटिव का ज़्यादा है। तो जनरली यही होता है कि एफ नेगेटिव को बिगर साइज बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें जेड इफेक्टिव इतना कम हो जाता है कि सबसे बिगेस्ट हाइड्राइड साइज जो है वो बन जाती है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर आपको बहुत ही इजी लगेगा। पॉजिटिव चार्ज की साइज स्मॉल होगी और नेगेटिव चार्ज की साइज जो है वो बिगर होगी। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही साइज बड़ा होगा। ये बस इसमें लगाना आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे, हम इस पे नहीं लगा सकते। जैसे देखो, अगर मैंने कहा कि भाई सिल्वर प्लस ले लूँ और मैं ले लूँ सोडियम प्लस, तो भाई अब नहीं लगा सकते क्योंकि अब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो तुम्हें ये देखना है कि भाई सिल्वर तो चौथे पीरियड से आ रहा है और ये किससे आ रहा है भाई, तीसरे पीरियड से आ रहा है। तो इसका मतलब है पीरियड से ही आंसर निकालेंगे, तो भाई बिगर जो साइज है वो इसकी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पॉइंट ही तब लगता है जब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। तो भाई अब ये अगला टॉपिक रहेगा हमारा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ये पढ़िए और मुझे वापस बताइए कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई।